आज हम आप पहुंचे हैं गुजरात। और गुजरात आजकल एक और व्यक्ति के कारण जाने लगा है, जिनको प्यार से लोग प्राकृतिक कृषि के ऋषि कहते हैं। गांधी धोती है मैंने बहुत कम लोगों को पहनते देखे। हमारे जितने भी पुराने लोग थे, गांधी जी से लेकर और उससे पहले भी भारत में हमारी वेशभूषा धोती ही रहती थी। जीवन में आया तो आप हवन करने का क्या इंपॉर्टेंस है सबकी लाइफ में, आप ये हमें समझाइए जरूर। हवन करने का जो लाभ है, तो युवा आपको बहुत फॉलो करते हैं किसानों के अलावा। तो आप जब 21 साल की उम्र थी आपकी, लगभग 20-21, जी, तो आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधानाचार्य बना दिए। वैद्य से मैंने पूछा ये बाल सफेद कैसे किए जा सकते हैं। उस समय तो डाई वगैरह थी नहीं। जब आप गए तो लगभग 180 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लोगों ने कब्जा रखी। 20 ट्रैक्टर लेके और कुछ लोगों को लेके और बंदूक 2 नाली लेके पहुंच जाता है। वो कैसे ज़मीन खाली कराया, लोगों को कैसे कन्विंस करते थे कि बच्चों को गुरुकुल में भेजें। तो मैं लोगों को बोलता, उस अवस्था में मैं एक बार मेरे को दवाइयाँ, तो उनका साइड इफेक्ट होकर मेरी बड़ी आंत में जख्म होकर ब्लीडिंग शुरू हो। तो उन्होंने कहा इसी अवस्था में मेरे को भी क्लियर हो गया था मैं बच नहीं पाऊंगा। आज हम आप पहुंचे हैं गुजरात। जो धरती बहुत सारे वीर महापुरुषों की है। गुजरात अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। गुजरात अपने फल सब्जियों के लिए भी जाना जाता है। और गुजरात आजकल एक और व्यक्ति के कारण जाने लगा है, जिनको प्यार से लोग प्राकृतिक कृषि के ऋषि कहते हैं और किसानों के भीष्म पितामह कहते हैं। जब भी आप इतिहास पलट के देखेंगे तो आपको इतिहास में अक्सर लोग किताबों के पन्ने को खोजते हैं, पर ये व्यक्ति वो है जो व्यवस्था नहीं, ये समाज के दृष्टिकोण को बदल दिया है। इन्होंने 10 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ लेके आने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसको लोग प्यार से आचार्य जी कहते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है गेम चेंजर विद एमजे में। धन्यवाद ज्ञासी जी। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि हम आज बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, किसानी की, पर जैसा कि हमारा शो का नाम है गेम चेंजर्स विद एमजे, हम आपकी जीवनी को भी अच्छे से समझना चाहेंगे, क्योंकि ये लाखों करोड़ों दर्शक जो हमें देख रहे हैं आज, युवा लाइव, वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर भी हो सके, क्योंकि जिस तरीके का जीवन आपने जिया है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम हो गई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल जो मैंने आपसे बैठते साथ ही पूछा, मैं ऑन एयर पूछ लेता हूँ अभी, कि ये जो गांधी धोती है मैंने बहुत कम लोगों को पहनते देखी, और आपकी जैसी कड़क और स्टार्च वाली धोती तो मैंने पहने देखी नहीं। तो इसका कारण क्या है ये बताइए पहले दर्शकों को। दरअसल मैं गुरुकुलीय पद्धति में पढ़ता रहा हूँ और गुरुकुल ही चलाता हूँ। तो हमारे जितने भी पुराने लोग थे, गांधी जी से लेकर और उससे पहले भी भारत में हमारी वेशभूषा धोती ही रहती थी। तो वो परंपरा, क्योंकि गुरुकुलीय परंपरा से मैं हूँ, तो हमने अपने पहनावे को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने खान पान को, उस पर गर्व होना चाहिए। यही स्वदेशी का भाव है। बिल्कुल। आप महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, जो आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, और आपका जन्म पानीपत के छोटे से गांव बावडी में हुआ, और आपके जो फादर साहब थे चौधरी लहरी सिंह जी भी आर्य समाजी थे। ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप इस तरफ अपने आप आपका झुकाव हो गया, क्योंकि आपके पिताजी ऑलरेडी थे इसमें, क्या आपके जीवन में आया कि आप इस राह की तरफ चल पड़े? महर्षि दयानंद की जो शिक्षाएं हैं वो आज के डेट में अगर हमारे युवाएं इसकी तरफ जाएं तो बहुत सारा खजाना और धन छोड़ के गए, पर आप अपना अनुभव बताएं इसके बारे में। आपने जैसे कहा, मेरे पूज्य पिताजी स्वामी दयानंद आर्य समाज से प्रभावित थे जी। और वो प्रतिदिन घर में हवन भी करते थे, जी। गाय पालते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो उनके सब कार्यों में बचपन से मैं भी हाथ बटाता था, मेरे भाई लोग भी वो करते थे। क्योंकि आर्य समाज के कुछ प्रचारक गांव में आते थे जी। और वो बड़ी अच्छी समाज सुधार की बातें, कुरीति निवारण की बातें, समरसता की बातें, वेदों की चर्चाएं किया करते थे।
तो मैं छोटा बालक था तो उनके कार्यक्रम देखता था और मैं प्रभावित हुआ और मैंने विचार किया कि वेद और भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए तो गुरुकुल में पढ़ना चाहिए। जी। तो मैंने पूज्य पिताजी से आग्रह किया मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो वहीं से ये सारे संस्कार मैं प्राप्त कर पाया और वही विचारधारा लगभग जीवन में जीने का प्रयास किया। आचार्य जी, आपने अभी एक इंटरेस्टिंग बात कह दी कि हवन करने का आपका दिनचर्या था, जो मुझे रिसर्च के दौरान पता चला कि आज भी आप लोक भवन में, अब राजभवन कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि नाम लोक भवन कर दिया आपने, तो लोक भवन में आज भी आप हवन करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जिनको हवन का कुछ पता भी नहीं है कि हवन करने से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप, क्योंकि हम हिंदी देशों भाषी राज्यों में बहुत देखे जाने वाले चैनल हैं, तो आप हवन करने का क्या इंपॉर्टेंस है सबकी लाइफ में, आप ये हमें समझाइए ज़रूर। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया ग्यासी जी। मैंने जब हिमाचल प्रदेश में लोक भवन में प्रवेश किया तो वहाँ अंग्रेज काल का वो बना हुआ, तो एक कोने पर एक ऐसा स्थल बना था जिसको मैं खाने के नाम से जानते थे। मैं खाना, जो शराब, मतलब शराब पीना और शराब वहाँ पीना, बैठ उसको के मैखाना ऐसा कहते कुछ सब करते थे। जी जी जी। लेकिन जब मेरे को जानकारी मिली ये अब तक भी इसका प्रयोग लोग करते आए जी, हैं, तो मैंने उसको तोड़ के वहाँ पर यज्ञशाला बनवा दी जी और दैनिक मैं हवन उसमें करता था। जी। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वो आज भी लोक भवन गुजरात में भी वो परंपरा दैनिक चलती है। हवन करने का जो लाभ है, यज्ञ एक शब्द है, ये संस्कृत व्याकरण की धातु है, उसके 3 अर्थ हैं जी। देव पूजा, संगतिकरण और दान। जी। ये यज्ञ जो हम करते हैं इसका मोटा मोटा सीधा अर्थ है, देव पूजा का अर्थ है 2 तरह के देवता हैं, एक जड़ देवता है, एक चेतन देवता है। जड़ देवता है पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्र, क्योंकि वो हमें जीवन देते हैं इसलिए देवता है। तो उनकी पूजा का कोई तरीका नहीं होता, आरती से वो प्रसन्न नहीं, बल्कि हवन करते हैं, उसमें घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो जो सुगंध पैदा होती है वो सूर्य की रश्मि को पवित्र करती है, वातावरण को पवित्र करती है, जल को पवित्र करती है। तो वातावरण, पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे बड़ा माध्यम भारतीय ऋषियों ने हवन यज्ञ को माना था। और फिर प्रतीकात्मक था कि जैसे ये जड़ देवता प्रसन्न करना हम दायित्व है, वैसे ही चेतन देवता है, माता पिता गुरु आचार्य, ये देवता हैं, इनका सम्मान सेवा इज्जत यह हवन हमें उपदेश करता है। दूसरा इसका अर्थ है संगतिकरण। हवन जब करते हैं तो सब चीज इकट्ठा होंगी तब होगा, उसमें घी चाहिए, सामग्री चाहिए, हवन कुंड चाहिए, अग्नि चाहिए, करने वाला चाहिए, जल चाहिए। एक भी चीज नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा, करने वाला ना हो तो नहीं होगा, अग्नि ना हो तो नहीं होगा, संविधा ना हो तो नहीं होगा। तो वो संगतिकरण, एकता, संगठन होगा तो ये संपन्न होगा। वैसे ही इस दुनिया में वही सभ्यता, समाज, कौम, व्यक्ति आगे बढ़ता जिसमें एकता का भाव है, संगठन का भाव है। दूसरा, तीसरा है हवन यज्ञ में कुछ भी डालते हैं वो अपने पास नहीं रखता, उसको कई 100 गुना करके परमाणुकृत वापस देता है। हम यज्ञ को दान करते हैं और हवन उसको हजारों लाखों गुना बना के वापस दान करता है। तो हमें देता है कि भाई आयु, विद्या, यश, बल, धन में जो लोग छोटे हैं आपसे, उनके प्रति देने का भाव रखिए। विद्याहीन को विद्या का दान दो, धनहीन को धन का दान दो, जिसको जो आवश्यकता उसकी पूर्ति करके समाज को एकता और समरसता के भाव में लाना, ये हवन यज्ञ के मोटे मोटे बहुत व्यापक इसका अर्थ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दुनिया का सबसे पवित्र और श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। यज्ञ का मोटा अर्थ है उपकार करना, भलाई करना, इसका मोटा अर्थ। पर मुझे आचार्य जी बताइए, क्योंकि जो हमारा शो है और खासकर आपको
बहुत सारे युवा फॉलो करते हैं, मैंने देखा है आपके जब सोशल मीडिया में रील चलते हैं, लोगों के जो कमेंट आते हैं, मैं ट्रैक करता हूँ बहुत क्लोजली कि सोशल मीडिया पे बिहेवियर क्या है, तो युवा आपको बहुत फॉलो करते हैं किसानों के अलावा। तो ये युवा हैं आज के अर्बन में बैठे हुए, जो अर्बन सिटीज़ हैं, वो सब अधिकतर पॉपुलेशन फ्लैटों में रह रही है। जो फ्लैट्स होते हैं अंदर, तो वो तो बंद होते हैं। तो उन जगहों में हवन करने का सही तरीका क्या हो सकता है? ये लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरे को 4-5 लोगों ने भेजा है कि हम भी करना चाहते हैं, बट करे कैसे? उसका निवारण अगर आप करें तो। नहीं, उसके छोटे स्वरूप को कर सकते हैं, दैनिक ना करके सप्ताह में कर सकते हैं, पाक्षिक कर सकते हैं, मासिक कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसका एक भाव जो है जी, वो हमें प्रेरित करता है कि हम एक अच्छे समाज के निर्माण में पर्यावरण के प्रति गंभीर हों, सामाजिक जो मूल्य, भाईचारा, हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था, एकता का भाव ये रहे, समाज संगठित रहे, देश की एकता का भाव रहे। तो ये भाव पैदा होना एक यज्ञ की भावना ही है। इसके पीछे ये है कि एक भाव पैदा होना चाहिए और आपका वातावरण शुद्ध होता है, आपकी बीमारियां दूर होती हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपने हमें बताया अभी। मैं वो वापस आता हूँ आपके जीवन काल पे, जैसे हमारा जो गेम चेंजर का शो का ध्येय है, आप आज शो में गेम चेंजर नहीं, आप चेंज मेकर हैं। अब हम शो का नाम आज चेंज मेकर करते हैं आपके लिए खासकर, क्योंकि आप जो समाज में चेंज ला रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। धन्यवाद। जो आपके माता पिता में से आप सबसे ज़्यादा करीब किसके रहे? और दूसरा सवाल आपके, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 4 बहनें और 4 भाई रहे, आपका बड़ा परिवार रहा। तो आपकी कुछ यादें आती हैं जब मैं आपको खींच के पकड़ के वहाँ पानीपत लेके जा रहा हूँ वापस, आपके दिमाग में क्या है? बिल्कुल, हम बड़ा संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन पिताजी ने सब भाइयों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और सब लगभग सर्विस में ही थे। और खेती बाड़ी के कार्यों में हम सब भाई बहुत हंसते भी थे, मजाक भी करते थे, मिल के काम करते थे। और मेरे को याद है कि इतनी छोटी आयु थी, मैं 5, 6, 7वीं तक में, उस समय मैं दूध निकालना सीख गया था, पशुओं का चारा कर लेता था, खेती में पूरा बड़े भाइयों की तरह मैं साथ देता था। और स्कूल जाने से पहले भी हमें एक आध पौना 1 घंटा खेत में काम करते थे, मैंडेटरी था, करना ही है। फिर जाते थे और वापस आते थे भी थैला खेत में रखते थे। ये डिसिप्लिन सिखाया आपको। डिसिप्लिन आज जो आचार्य देवव्रत जी हैं, इसमें डिसिप्लिन के कारण है। और जिन लोगों को पता नहीं, जो दूध निकालने की बात उन्होंने कही 5वीं और 6वीं कक्षा में, क्योंकि इसका साक्षी मैं भी हूँ, जो दूध निकालने की एक प्रक्रिया होती है बहुत जटिल प्रक्रिया है, बट अगर आपकी एक बार गौ माता के साथ मित्रता हो गई तो आप इस चीज़ को बहुत आनंद से करेंगे। अब मैं आता हूँ, आप जब 21 साल की उम्र थी आपकी, लगभग 20-21 साल, तो आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधानाचार्य बना दिए गए। तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते थे, तो इसलिए आपने बाल सफ़ेद करना भी चालू कर दिया। तो ये क्या सच कहानी है इसके पीछे कि 21 साल में प्रधानाचार्य बन जाना? आपने बड़ी खोज कर रखी है, आश्चर्य। निश्चित रूप से क्या था ग्यासी जी, मैं 21 वर्ष की आयु में प्रधानाचार्य बना गुरुकुल में, तो जो अध्यापक वर्ग था वो सब आयु में मेरे से बड़े थे। तो ऐसी स्थिति में जो मैनेजमेंट के लोग थे वो कहते थे, भाई आचार्य जी आयु छोटी है, जंचते नहीं। आदमी आचार्य के पद पे तो बाल सफ़ेद हों, सफ़ेद दाढ़ी हो, भगवा से कपड़े हों, तो कोई बाहर से आए मन बना के तो लगे भाई कोई बुजुर्ग सा बैठा है। ये हाल। तो ये भाव आया मेरे तक। और लेकिन वहाँ एक हमारे आईपीएस रिटायर्ड थे चौधरी सतदेव सिंह, एसएसपी पुलिस से रिटायर्ड थे, वो हमारे प्रेसिडेंट थे गुरुकुल के। उन्होंने कहा कि भाई काम तो यही जवान करता है, हम तो सारे बूढ़े हैं, आप सारे बूढ़े हो जाएंगे, काम कौन करेगा? ये तो सौभाग्य हमें जवान मिला हुआ है। सही बात। तो वो इस बारे में मदद करते थे। लेकिन मेरे मन में भाव आया कि ये सोचते मैं बुजुर्ग सा लगूं, ये करूं, तो एक वैद्य से मैंने पूछा ये बाल सफेद कैसे किए जा सकते हैं? उस समय तो डाई वगैरह थी नहीं, डाई नहीं थी जी। तो उन्होंने कहा रात को सोते हुए आप नींबू का रस लगा के सो जाओ जी, तो वो एसिड है जी। तो इनमें जाएगा तो जल्दी सफेद होगा।
बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इससे एक बड़ी रोचक किस्सा है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जाट समुदाय से आते हैं। जब आप गए तो लगभग 180 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लोगों ने कब्जा रखी थी। 21 साल का एक युवक प्रधानाचार्य बन के जाता है और उसके सामने इतना बड़ा टास्क आ जाता है, और जो ज़मीन कब्जाए हुए लोग थे उसमें से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, मुझे जो रिसर्च के दौरान पता चला, IAS ऑफिसर थे। तो एक युवक 20 ट्रैक्टर लेके और कुछ लोगों को लेके और बंदूक 2 नाली लेके पहुंच जाता है। वो कैसे ज़मीन खाली कराए? अगर जब मैं आपको उस समय पे वापस लेके जाता हूँ, 20 ट्रैक्टर लेके जाना, एक युवक, और वही उन्हीं के ज़मीन में जाके फसल जोत देना, और इतने पावरफुल लोगों के सामने खड़ा होना, और उनके लिए खड़ा होना जो समाज के भविष्य बदलने वाले युवा हैं। आपने उनके लिए लड़ाई लड़ी हो, पर लड़ाई लड़ते समय आपको दिल में कभी भी डर नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं किनके साथ, किनके अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूं? बड़ा मजबूत सवाल आपने किया जी आयु मेरी छोटी थी जी। एक ऐसा परिवार था जिस परिवार का एक व्यक्ति उस समय SP रैंक पे थे और उनकी एक बहन IAS थी। जी उस बहन ने मेरे को बुला के धमकाया कि तू नहीं जानता हम कौन हैं, हमने जो जमीन रखी इसको मत छुड़वा, इसका अंजाम बुरा होगा। मैंने बड़े प्यार से नम्रता से कहा कि मैम मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ ये जो ज़मीन है ये एक सेठ लाला ज्योति प्रसाद ने गुरुकुल को दान दी हुई है। आप एक काम करो कि इसका जो भाड़ा बनता है, लीज बनती है, कम से कम उतनी तो दे दें ताकि गुरुकुल में गरीब जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आजीविका चले। वहाँ सरकार तो कोई ग्रांट देती नहीं, बिल्कुल। ये जमीन ही उनका सारा, ये आप लोगों ने कब्जा कर लिया। तो आपने देना चाहिए कि नहीं, जैसा हम कहें वैसा करो। मैं कहा ऐसा मैम नहीं चलेगा, मैं वहाँ अपने गुरुकुल के बच्चे लेके आऊँगा, आप जैसे पत्रकारों के बारे में कहा उनको लेके आऊँगा, और मैं बताऊँगा ये गुरुकुल के बच्चों की ज़मीन है, ये छूटनी चाहिए जी। और जो आप कर सकते हैं करें, मैं इससे कतई हिचकने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये बच्चों की है, दान में दी हुई है, ये आपकी पैतृक नहीं है, आप कब्जा किए हुए हैं, आपने छोड़ना पड़ेगा। हम सत्य के रास्ते पे हैं, आप असत्य के रास्ते पर हैं। हमने मुकदमे भी लड़े, जैसा आपने जाना 10-20 ट्रैक्टर आसपास के लोगों से मैं मिल कर के एकदम हमने उसमें डाले, खड़ी फसलें जुताई करके उसको हमने कब्जे में लिया जी। लेकिन इन लोगों ने छोड़ा बाद में, लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया फिर ये भी छोड़ गए और पूरी जमीन वो गुरुकुल के पास है। पर आपके उस समय के साथी श्याम सिंह राणा जी, अभी आज के में एग्री मिनिस्टर हैं, आज हरियाणा के एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, कुलदीप सैनी जी, जगदीश आर्या जी, ये आप सब आपके उस समय के साथी थे। जी जी जी। तो उन्होंने भी आपके संघर्ष में पूरा उतना ही हाथ जगदीश दिया। आर्य जी और हम उस समय बंदूक लेके खेतों में रात भर ही खेतों में रहते जी थे। जी जी। रात दिन वहीं पर वो कहते हैं जय जवान जय जय किसान। अगर किसान भी अपने पे आ जाए तो वो जवान से कम नहीं है। जवान से अपनी माटी की रक्षा करनी पड़े तो किसी चीज में पीछे हटने वालों में से है नहीं। वो आपने आई थिंक दिखाई दिया। जी। पर आप जब गए आचार्य जी, मुझे बताइए कि उस समय बच्चों को लाना स्कूल में बहुत डिफिकल्ट टास्क था, जो मुझे बताया गया। लोग खासकर बच्चों को इसलिए भेजते थे स्कूल में कि भाई मार पीट के आचार्य ठीक कर देगा, वहाँ भेज देते हैं। जो ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करते थे कि बच्चों को गुरुकुल में भेजें? बट आज जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की व्यवस्था है, पूरे देश से 8 से 10 हज़ार बच्चे आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होता है बाकायदा, उसमें से 300-350 बच्चे चुने जाते थे। वो समय 21 साल का आचार्य देवव्रत और अभी का समय जो आचार्य देवव्रत जी वो व्यवस्था जो छोड़ के आए, आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको क्या अनुभूति होती है आपके मनस्थिति में? मैं कल्पना भी नहीं करता ग्यासी जी, कई बार आश्चर्य करता हूँ ये हो कैसे गया। जी जिस समय 1981 में मैंने उसको संभाला, जी वहाँ भवन जर्जरित थे, कोई 4 दीवारी तक थी नहीं, जमीन पे कब्जे,
वहाँ गाय भैंस जो गौशाला के नाम पे थी, 55 गाय भैंस, 18 किलो दूध, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। 60-70 बच्चे थे, गरीब, कोई बिगड़े हुए, ऐसे बच्चे वहाँ पर थे। वो कुछ जो खाने का खर्चा वो भी नहीं दे पाते थे, सरकार का कोई अनुदान नहीं था जी। ऐसी स्थिति में कोई इनकम का साधन नहीं, और उन बच्चों को कैसे संभालें। तो मैं क्या करता, दिन में उनको पढ़ाता और शाम के समय में गांव में जाके गेहूं चावल उनके लिए दान रूप में इकट्ठे करता, मंडियों से जाके मंडियों में करता, गांव में भी करता। जी जी जी। तो साथ मैंने पढ़ाई पे बड़ा जोर दिया जी। और जब मेहनत की तो थोड़ा परिणाम आने लगा। और रात को मैं जब गांव में जाता था, कोई भजन पार्टी लेके लोग इकट्ठे होते, मनोरंजन का साधन यही था जी। तो मैं लोगों को बोलता था, भाई जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आपके काबू में नहीं, वो मेरे पास भेजो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक करूंगा। ऐसे मैं बच्चे लेके आता जी था। जी। और धीरे धीरे व्यवस्था, मैंने पढ़ाई की अच्छी की, उसको हरियाणा शिक्षा बोर्ड से जोड़ा, फिर मैंने सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा, तो वो संख्या धीरे 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 बढ़ती गई। और वो काम जो दान मांगने का था वो मैंने 22 साल तक किया। उस अवस्था में मैं एक बार भयंकर बीमार हुआ जी। मैं दोपहरी में, लूएं चल रही, गर्मी के दिन, मई जून का महीना, गांव में कंधे पे मैं 10 किलो 5 किलो गेहूं इकट्ठी करता और एक जगह रखता। जी। मेरे को बुखार हो गया। मैंने सोचा यदि तू बैठ जाएगा तो लोग जितना खाने का रख के बाकी बेच देंगे, मेरे को कौन देगा, और ये बच्चे साल भर गुरुकुल के भूखे मरेंगे। तो मैं क्रोसिन की गोली खाता, हर 2-3 घंटे में फिर काम करता, फिर खाता, फिर काम करता। ऐसे 2-3 दिन मैंने निकाल दिए। मेरा 84 kg वेट था, स्वस्थ था, मजबूत, कुश्ती करते थे। और वो बुखार, मैं काम तो कर गया अनाज इकट्ठा करने का, लेकिन वो बुखार टाइफाइड में बदल गया और 10-12 दिन तक वो कंट्रोल नहीं हुआ। इतनी तेज एंटीबायोटिक दी मेरे को दवाइयाँ, तो उनका साइड इफेक्ट होकर मेरी बड़ी आंत में जख्म होकर ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने सोचा गर्मी होगी, निकलता होगा। 5-7 दिन से जब रक्त बढ़ता ही चला गया तो मैंने एक दिन पत्नी को दिखाया, मैं कहा ये मेरी हालत है। तो एकदम हम दवाई लेने आयुर्वेद में गए, 10-20 दिन खाई, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर होम्योपैथी ली, कोई लाभ नहीं हुआ। एलोपैथी तो ले ही रहे थे, कोई लाभ नहीं हुआ। और वो 1.5-2 महीना हो गया, ब्लड इतना बढ़ना शुरू हुआ कि 22 बार मैं दिन में लेटरिन जाता, ब्लड ही आता केवल। तो मेरा 84 से 53 kg वेट आ गया। तो इसके बीच में ये भी है, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि मेरे को किसी रिसर्च के दौरान पता चला कि जब आप मंजे में, जो खटिया में पड़े रहते थे उस समय, तो लोग आगे पूछे थे कि आचार्य देवव्रत जी कहाँ हैं, वो आपको पहचान तक नहीं पाते थे, ऐसी हालत थी। ऐसा ही हुआ था जी। वही घटना मैं सुना। प्लीज। तो ग्यासी जी जब ये हालत हुई तो फिर परिवारजन मेरे को ले गए ऑल इंडिया मेडिकल, अपोलो दिल्ली में उस समय बना था, पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ ले गए। तो वीडियो एंडोस्कोपी की, तो उन्होंने कहा भी तुम बहुत लेट हो गए हो, इनका तो ये बड़ी आंतें बिल्कुल ख़त्म है, ये ऑपरेशन करके काट कर निकालनी पड़ेंगी, यहाँ एक थैली सी लगाएंगे, 1-2 साल ये निकाल सकते हैं मुश्किल से, इससे आगे बचना आदमी ऐसे डर जाए मुश्किल है। और ये 1998 की बात जी। तो ऐसी अवस्था में मेरे को भी क्लियर हो गया था मैं बच नहीं पाऊंगा। मौत को मैंने बड़े नज़दीक से देखा। वाकई जो लोग मेरे को देखते थे, मिलने आते थे, तो दोबारा मिलने नहीं आए, उनको पता था वो जा चुके होंगे। ये ऐसी मेरी स्थिति थी। बहुत भयावह। तो महात्मा जी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरे को बोला, बेटे तू दुखी क्यों है, मेरे पास आ जा, ठीक हो जाएगा। और मैं ठीक कर दिया उन्होंने। गुरुकुल का भाग्य बदला। मैंने 1 साल में उस समय 60 लाख रुपए इकट्ठा किए। वाह, 11,500 में से 250 बच्चे लेने वाले। बस इतना टफ कंपटीशन। और उस प्राकृतिक चिकित्सा सिंपल शब्दों में है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा में पंचतत्वों से इलाज करते हैं। खासकर युवाओं को जो आपको फॉलो करते हैं और हमारे शो को भी फॉलो करते हैं कि उनको दिनचर्या कैसी अपनानी चाहिए, क्योंकि वो रात में का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और बुद्धि आत्मा रहते हैं। ये उदय के बाद उठना,
इसको हमारे यहाँ अपराध और पाप की संज्ञा दी है। और सात्विक आहार जीवन के लिए सर्वोत्तम है, मिलेट्स हैं। 2014 में सर्वे किया गया था हरियाणा में कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए हरियाणा का स्टेट इलेक्शन, तो आपका नाम बहुत तेजी से ऊपर है। उसी बच्चे से मैंने जाके कच्छ गया पीछे में, गुजरात के राज्यपाल कौन है? वो बोलते हैं महामहिम आचार्य देवव्रत जी। 12 साल का बच्चा मैं कहता हूँ कि देवव्रत, आचार्य देवव्रत को गवर्नर बना दिया गया हिमाचल का। तो आपने वाइफ को कहा, अपने पत्नी को, कि ये किसी और मेरे नाम वाला गवर्नर बन गया है? कभी भी प्रधानमंत्री जी से मिला। हिमाचल के गवर्नर बन के जब आप गए, आपने एक बहुत नोटेबल काम किया। बहुत भयावह, लेकिन एक घटना जीवन में पता नहीं कैसे, एक महात्मा जगदीश्वरानंद थे, वो मेरठ के पास एक जगह वहाँ रहते थे, गुरुकुल में। एक बार वो आए थे मेरे पास, मेरा काम देख के बड़े खुश होके गए वो। और बड़ी आयु थी उनकी, प्राकृतिक चिकित्सक थे, बहुत अच्छे, विद्वान भी थे। तो अपनी लिखी हुई एक पुस्तक मेरे को दे गए थे वो, प्राकृतिक चिकित्सा की। मैंने वो पढ़ी नहीं, लाइब्रेरी में रख दी। और मैं जब एक दिन ऐसे देख रहा था, भाई मौत तो आएगी, रास्ते बंद हैं सब, तो अचानक संयोग से जैसे मेरी आंख लगी तो महात्मा जी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरे को बोला, बेटे तू दुखी क्यों है, मेरे पास आ जा, ठीक हो जाएगा। तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ये कोई महात्मा नहीं, ये तो स्वप्न था। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा मेरे को एकदम आया, वो उनके पास चलना चाहिए। मैंने पत्नी को बोला, मेरी लाइब्रेरी में देखो वो पुस्तक स्वामी जगदीश्वरानंद की प्राकृतिक चिकित्सा पे लिखी हो। उन्होंने पूरी लाइब्रेरी देखो, पुस्तक निकाली। पुस्तक का लेने का मतलब था, मेरे को उनके एड्रेस का नहीं पता, तो पुस्तक में था जी। तो एड्रेस लेके मैं उन पे गया, तो वहाँ लगभग 3.25 महीने उन्होंने मेरे को रखा। पूरी प्राकृतिक चिकित्सा उन्होंने मेरी की। उन दिनों में सारा दिन वहाँ पे पुस्तकें पढ़ता था, प्राकृतिक चिकित्सा की लाइब्रेरी से लेके। तो मैंने फिर विधिवत इसकी डॉक्टरी की, प्राकृतिक चिकित्सा पे बड़ी कमांड की और मैं ठीक कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कैंप लगाया यहाँ के, और उस कैंप में स्वामी जी ने लगवाया कह के, मैंने सोचा ऋण से ऋण हो जाऊंगा, स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे। 50-60 लोग बुलाता हूँ, लेकिन आज भी मेरे को याद है 668 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें, एक सप्ताह के शिविर में। फिर वो 12 दिन चला लोगों ने कह के। फिर डिमांड आई कि ये हम यूं नहीं रुकेंगे, यहाँ एक हॉस्पिटल बनना चाहिए परमानेंट। तो मैंने फिर कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में फिर मैंने हॉस्पिटल बना दिया प्राकृतिक चिकित्सा का। ग्यासी जी, यहाँ से गुरुकुल का भाग्य बदला। अब तक हम उसी हालत में थे, साइकिल भी हमारे पास नहीं था, गरीबी की जिंदगी गुरुकुल में चलाते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन जब मैं स्वस्थ हुआ, सब जगह चर्चा हुई, आदमी दोबारा जिंदा कैसे हुआ, जानने की इच्छा हुई, शिविर से जाना। फिर बड़े बड़े इस बीमारी के लोग, जो मेरी बीमारी का पता लगा उसका नाम था क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका आज भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, स्टेरॉइड खाते हैं। और उस समय के जो मेरे जानकार थे वो सब विदा हो चुके थे। तो मैंने वहाँ बड़े बड़े कुछ सेठ आए जिनका इलाज किया, विदेशों के भी लोग आए। मैं दान में गुरुकुल चलाता था, उन पे धन बहुत था। उन्होंने देखा ये आदमी इतनी सेवा परोपकार की करता, इसका यहाँ कुछ अपना भी नहीं है, संस्था भी ये एक आर्य समाज की है, तो इसकी मदद करो। तो मैं जो 5-5, 10-10 किलो अनाज करता था, उन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए सहयोग करना शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने एक साल में उस समय 60 लाख रुपए इकट्ठा किए। वाह। और वो पुराने भवन पूरे तोड़ के नए बनाने शुरू, दशा और दिशा चेंज हो गई गुरुकुल, पूरा भव्यता से वो बनते बनते इतना बना। और पढ़ाई का स्तर इतना मेंटेन किया, गौशाला नए ढंग से बनाई, अश्वशाला बनाई, स्विमिंग पूल बनाया, शूटिंग रेंज बनाई, ग्राउंड बनाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। ऐसा है कि अब वहाँ 1,500 बच्चे 19 स्टेट से हैं। 1,500 बच्चे हैं 19 स्टेट से। और ये इतना टफ कंपटीशन है, एडमिशन के समय मेरे को मोबाइल बंद करना पड़ता है। आप इंट्रेंस टेस्ट चलाते हैं मेरे ख्याल से,
कुछ 10-12 हज़ार बच्चे आते हैं, टेस्ट देते हैं, उसके बाद क्वालिफाई करना हमारे होता है। रिटर्न टेस्ट में पिछले वर्ष 11,500 बच्चे आए थे। 11,500 बच्चे। उनमें से कुल 250-300 बच्चे लेने होते हैं। अच्छा, 11,500 में से 250 बच्चे लेने होते हैं। बस ओहो। इतना टफ कंपटीशन। और उसका कारण पिछले वर्ष 17 बच्चे मेरे एनडीए में गए, ओहो। 8-9 बच्चे नीट में गए, आईआईटी आईआईटी में गए। कुछ बच्चे तो आपके अभी जज भी बनने वाले हैं, जो मैंने सुना है। एडवोकेट्स होके जज भी जा रहे हैं। ऐसे मतलब हर क्षेत्र में मेरे बच्चे, इससे 70 बच्चे एनडीए को मैं दे चुका हूँ अब तक डायरेक्ट। जी। और हमारे बच्चे कोई क्षेत्र नहीं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेस में हैं, विदेशों में हैं, देश के हर कोने पे मैं जाता हूँ, जहाँ वहीं मिल जाते हैं। पर आप देखता हूँ मैं, जब आप युवाओं की बात करते हैं और जब आप कहते हैं बड़े प्यार से, अधिकार से मेरे बच्चे, ये बहुत विरले सुना है मैंने किसी आचार्य के मुंह से। आपके चेहरे में अलग चमक दिखती है जब आप बच्चों के बारे में बात करते हैं, जो देश का भविष्य है। जी। पर मुझे समझना चाहूँगा मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं आज भी, सारे तरीके के इलाज करके देख चुके, पर प्राकृतिक चिकित्सा सिंपल शब्दों में है क्या? अगर किसी को समझना है आचार्य जी से कि प्राकृतिक चिकित्सा को मैं कैसे अपनाऊं, क्या वो लोग आए हैं कि जो लोग एलोपैथी से निराश हो चुके हैं? क्या पहले से हम प्राकृतिक चिकित्सा अपने जीवन का यापन बना लें? आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को गाइड करें अच्छे से, तो बहुत आपका वो होगा। ग्यासी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सही अर्थों में तो प्राकृतिक ये जीवन शैली है जी। आहार ही भोजन है जी। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार है। आहार को ही भोजन बनाइए जी। और दिनचर्या ऐसी बने जो प्रकृति से जुड़ी हो। सवेरे जैसे पशु पक्षी जागरण सवेरे प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में करते हैं जी। तो उस समय का जागरण योग है, प्राणायाम है जी। और शुद्ध सात्विक दिनचर्या है, सात्विक आहार लेना है। जी। और उसके साथ यदि प्राकृतिक आहार नेचुरल जुड़ जाए, जो अब आजकल रासायनिक इतना जहर खाया जा रहा कि जिसके कारण बीमारी घर घर में क्या अस्पताल भरे पड़े। तो प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों से इलाज करते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ। अब ये लकड़ी है ग्यासी जी, ये टूटेगी तो लकड़ी से इसकी मरम्मत होगी जी। लोहा टूटेगा तो लोहे से ही वेल्डिंग होगी। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो ये शरीर में पृथ्वी है, वायु है, जल है, आकाश है और अग्नि है। तो उन्हीं के संपर्क में रहेंगे तो इसका इलाज होगा। बिल्कुल। हम केमिकल खाते हैं दवाई के नाम पे जी। और ये शरीर में वो उस तरह का तत्व नहीं, इसलिए उनके भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ जीवन शैली को ही कहा प्राकृतिक ढंग की हो। प्राचीन भारत में हमारे जो गुरुकुल थे वो जंगलों में थे, प्रकृति की गोद में थे। वेदों में लिखा उपहरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायते। पहाड़ों की उपत्यका, नदी का संगम और जंगल के बीच में बटु बच्चे ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करते थे। उनसे प्रकृति से प्यार था, पानी से प्यार था, जंगल से प्रेम था। वह कृषि भी करते थे, गोपालन भी करते थे, शिक्षा भी लेते थे। तो ये जीवन शैली जो हमारी थी वो प्राकृतिक थी। उसी को अब चिकित्सा, क्योंकि इलाज की दृष्टि से बन गए एक जगह रह के करने का, लेकिन वो शोधन प्रक्रिया, टॉक्सिन जहर शरीर में जो जमा उसको निकालने की प्रक्रिया है। तो शरीर अपने आप अपनी मरम्मत करेगा। पर आपका एक मुझे लाइन याद आ रहा है जो आपसे मैंने कहीं सुनी थी किसी चर्चा के दौरान। आपने एक बार कही थी जो मेरे दिमाग में रह गई है। आपने कहा था कि थोड़ा खाओगे तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे बहुत अच्छा। ये इस लाइन का मतलब क्या था, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा। आपने मुझे तो बताया, दर्शकों को आप जरूर बताएंगे इसका मतलब क्या है। निश्चित रूप से मैंने ये अपने आप लंबे अनुभव के बाद ये निर्णय लिया कि जो आदमी जितना थोड़ा खाएगा वो ज्यादा खाएगा जी, और ज्यादा खाएगा तो थोड़ा खाएगा। मतलब थोड़ा खाएगा तो ज्यादा जिएगा, कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, और ज्यादा जियोगे तो ज्यादा खाओगे। ज्यादा जियोगे ज्यादा खाओगे। इससे अच्छा सिंप्लीफाइड नहीं होना। पर लोग आज की डेट में जो ओवर ईटिंग करते हैं आचार्य जी, ये ओवर ईटिंग का सिग्नल बॉडी आपको देना चालू करती है कि अब बस करो, ठूसो मत,
तो ये सिग्नल को जो पहचान जाता है तो वो आई थिंक ज्यादा जिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? 100%। देखिए ग्यासी जी, ये मकान जब बनता है ना, जी तब ईंट, गारे, लोहे, पत्थर, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। जब मकान बन चुका है जी तो केवल इसके पेंट की और कलई की जरूरत पड़ेगी। जी 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 25 वर्ष तक हमारा शरीर पूर्ण भवन बन जाता है इसका। उसके बाद तो मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा चाहिए। आप इससे बेहतर एग्जांपल हमारे दर्शकों को नहीं दे सकते थे आप कि जैसे घर बन जाता है, आचार्य जी ने बनाया बताया, उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है। जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो आपकी बॉडी मेंटेन हो चुकी है, आपको सिर्फ उसकी बॉडी को संभालना है। बहुत बेहतरीन, आप बताइए, बड़ा मजा आ रहा है इसमें आज हमें। तो आप इसको आहार जो होता है आपके जीवन का, जब मैं आपसे पूछूं आचार्य जी, जब आपकी दिनचर्या होती है, आप एक डिसिप्लिन दिनचर्या जीते हैं, आज भी इस आयु में जो आपकी आयु है 65-66 वर्ष के हैं, आपका चेहरा हम सब जितने लोग बैठे हैं उनसे ज़्यादा चमक रहा है, बिना किसी मेकअप के, ना किसी तेज कहते हैं जिसे, धन्यवाद। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उनको आप देखें तो आप ऐसे उनसे प्रेरित होते हैं, जिस तरीके का उनका व्यवहार है जीवन में, आई थिंक लगभग उसी तरीके का व्यवहार आप भी जीते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, और खासकर युवाओं को जो आपको फॉलो करते हैं और हमारे शो को भी फॉलो करते हैं, कि उनको दिनचर्या कैसी अपनानी चाहिए, क्योंकि वो रात के 11 बजे 12 बजे तक ये फ़ोन में रील से बाहर नहीं आ पा रहे। तो आप हमें एक लाइन में एक ऐसा मंत्र दीजिए आज हमारे दर्शकों को और युवाओं को, कि जो अपने जीवन में ला के इस चीज़ को और प्रेरित करें। ग्यासी जी, आज मैं भी चिंता करता हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वस्थ भारत के लिए फिट इंडिया की बात कही जी निश्चित रूप से हमारी आजकल जो युवा पीढ़ी है जी वो होटल कल्चर की ओर तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल और फास्ट फूड, जंक फूड उनके जीवन में बहुत जगह बना गया। जी इधर मोबाइल से चिपका रहना, ये उत्तम स्वास्थ्य के लिए दोनों ही ठीक नहीं है। नहीं है। मैं युवा पीढ़ी के अपने युवा बेटे बेटियों से आग्रह करूंगा कि वो लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ आजकल बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वदेश का नारा, आत्मनिर्भर भारत बनाना और विकसित भारत की ओर देश को बढ़ा रहे हैं, जी उसमें हम सब कितना योगदान कर सकते हैं, युवा पीढ़ी कर सकती है। यस लेकिन वही कर पाएगा जो स्वस्थ होगा। स्वस्थ होगा। और महापुरुषों ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और बुद्धि आत्मा रहते हैं। जी तो आहार शुद्ध, गीता में भी लिखा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यस आहार की शुद्धता से ही विचारों की शुद्धता बनती है। तो दिनचर्या, सवेरे समय पर उठना, समय पर योग प्राणायाम पर करना। आचार्य जी, समय पे उठने की बात होती है कि शायद कुछ लोग आपका शेड्यूल ना फॉलो कर पाए, आप 5 बजे उठ जाते हैं जो मुझे पता है जी, तो एक जो नॉर्मल युवा है उनको, आपको क्या लगता है कि कितने बजे तक बेड छोड़ देना चाहिए? ये बहुत समस्या हर घर की है। ये हर घर की प्रयास करना चाहिए। देखो, सूर्य उदय के बाद उठना, जी इसको हमारे यहाँ अपराध और पाप की संज्ञा दी है। बिल्कुल सही, ये अपराध है बहुत बड़ा। आप रामायण को पढ़ें, जी उसमें जब भरत नौनिहाल में था जी और राम को वनवास की घोषणा हो गई, जी तो भरत के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की कि इसने षड्यंत्र किया भाई को निकालने के लिए। जी तो उस समय भरत कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं जी कि यदि भाई राम को वन भेजने में मैंने कुछ षड्यंत्र किया तो मेरे को ये पाप लगे, ये पाप लगे, ये पाप लगे। उसमें ये बोला था, मेरे को वो पाप लगे जो सूर्य उदय के बाद सोने वाले को लगता है। ये भी उसमें एक था, ये भी एक पाप है कि सूर्योदय के बाद अगर आप उठ रहे। और उसका साइंटिफिक रीजन है। जी जी जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य पानी को ऑब्जर्व करता है, जी तो हमारी आंतों के अंदर मल के साथ पानी है। जी तो जब सूर्य उदय तो पानी को ऑब्जर्व करेगा तो वो मल कठोर होगा, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, कॉन्स्टिपेशन से सारी बीमारियां शुरू होंगी। ओहो, मतलब ये सब चीज कनेक्टेड है एक तरीके से। बिल्कुल साइंटिफिक है ये।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बताएं, आगे बताएं। तो उसमें प्रातः काल सबसे पहले उषापान कहा है। जी, आप पानी भरपेट पियो, नींद से आप उठें सबसे पहले एक गिलास पानी पी लें। पानी पियो, जी, और उससे थोड़ा भ्रमण करेंगे तो पानी सारी शुद्धता करते मल को धकेलने का काम करेगा। जिनको ये सब चूरन खाने की जरूरत पड़ती है रात में, वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य जी आज बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, जी प्लीज जी प्लीज। जी। और खान पान में फलाहार, फाइबर का प्रयोग करें। आज मिलेट्स की प्रचार माने प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते कर रहे हैं, यस। इतना बड़ा वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम आहार है, जी जी और सात्विक आहार। जी, तो ये सब चीजें यदि हों तो उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं जरूरत पड़ती। नहीं पड़ती। आजकल हमारा वो कमलम, जिसको ड्रैगन फ्रूट जी। को कमलम दिया, इतना बढ़िया पेट शोधन का फल हो ही नहीं सकता। जी, जो ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा एक फ्रूट है, लो, आजकल अमरूद चलता है, समय के जो भी फल हैं जो खाइए आप। वो फाइबर का भंडार हैं, उनको पूरा लीजिए, वो पूरा शोधन करते हैं। जी जी, और सात्विक आहार जीवन के लिए सर्वोत्तम है। मिलेट्स हैं, और अब तो प्राकृतिक खेती का अभियान जो अभियान चला है, चल तो रहा है। वैसा भोजन मिले तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि समय पे आप सुबेरे उठिए, जितने भी युवा देख रहे हैं, कोशिश करिए कि सूर्य किरणें गिरे धरती में उससे पहले उठिए। आप फ्रूट्स खाइए, आप मिलेट्स खाएं, और समय पे सो भी जाएं। जैसा आचार्य जी की भी दिनचर्या है, जो मुझे क्लोजली जो मैंने ट्रैक किया है, ये सुबेरे 5 बजे उठ जाते हैं, और रात में मैं जहाँ तक जानता हूँ 9 से 10 बजे ये सो जाते हैं। आचार्य जी की जो दिनचर्या, अगर आपको ऐसा जीवन जीना है जो आप देख पा रहे हैं, इस एज में भी वो इतने फिट, मैंने इनको काम करते खेतों में देखा है। मैं उस मुद्दों पे भी आता हूँ, पर उससे पहले मेरे को एक गुरुकुल का एक सवाल है आपसे पूछना है कि आप गर्मियों की छुट्टियों में, जून के समय में 1000 लड़कियाँ और उसके बाद 1000 लड़के 5 दिन के लिए गुरुकुल में लाते हैं। उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, नशे से मुक्ति की ट्रेनिंग, हर तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये अगर ये फॉर्मूला सारे स्कूल दुनिया के अपना लें, खासकर भारत के, तो बहुत बड़ा क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। तो आप उसके बारे में बताएं, ताकि जितने भी प्रिंसिपल, ओनर स्कूल के सुन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के, स्कूलों की, ये बहुत बड़ा, मेरे को तो जान के बहुत मजा आया कि ऐसा भी कहीं काम हो रहा है। बिल्कुल, मैं ऐसा करता हूं। और देखिए ग्यासी जी, जिन दिनों में गुरुकुल के लिए लोगों से दान मांगता जी था, जी हम बड़े अभाव में थे। जी। आज हम समर्थ हैं। तो मैंने समाज को कहा, पिछले 2012 से 1 रुपया भी मैंने दान गुरुकुल को नहीं लिया। उसको मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। जी जी, लेकिन जो पैसा बचता, उसके लिए मैंने 18-20 ऐसे लोग रखे हैं जो गांव में जाते हैं, योग आसन प्राणायाम, बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं, हवन की ट्रेनिंग देते हैं, नैतिक शिक्षा की ट्रेनिंग देते हैं, व्यवहार की ट्रेनिंग देते हैं, भारतीय जीवन मूल्यों से जीने की बात करते हैं। जी, और अच्छे अच्छे स्लोगन दीवारों पर लिखने का आदमी अलग रखा मैं। वाह, वहाँ 3-4 जिले में हमारे लोग इसी काम पे 18 लोग प्रचार के रूप में वेद डिपार्टमेंट है, वेद प्रचार का डिपार्टमेंट, वेद प्रचार विभाग, वेद प्रचार विभाग मैंने बनाया। जी जी, मालूम, पूरा नॉर्थ बेल्ट हरियाणा कवर हो हाँ, चुका है। उसमें अंबाला जिला, हिसार कैथल जिला, हो गया। जींद जिला, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। जी 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 जी, तो ये काम, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी नशे से बचे, नशे से बचे, शरीर से प्रेम हो, माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं के प्रति अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। जी तो फिर मैं क्या करता हूँ, बेटियों का अलग शिविर लगाता हूँ, बिल्कुल, और बेटों का अलग लगाता हूँ। और वहाँ हम उनको पूरा एक दिनचर्या से गुजारते हैं। जी हवन, वो ऐसी बेटियां हैं गांव में, बिल्कुल सामान्य परिवार की, अनुसूचित जाति की बेटियां, जो दैनिक हवन करती हैं। उनकी शादियां हो गई, वहां भी करती हैं जाके, और उनका जीवन बदल गया सब लोगों का। तो पर ये इस मॉडल को हम गुजरात में कैसे ला सकते हैं, महाराष्ट्र में कैसे ला सकते हैं, जो आप अभी हरियाणा में आप कर रहे हैं? नहीं, यहाँ भी यदि थोड़ा प्रयास किया जाए तो मैं इस रूप में भी जाता हूँ लोगों के बीच में, रात को यही संवाद लोगों के बीच में करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी सुन पा रहे हैं इस माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी जो काम चालू किया आचार्य जी ने, खासकर बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, हमारी लड़कियों को जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये कर रहे हैं। आई थिंक जो सीएम श्री सुन रहे हो मुझे, आचार्य भूपेंद्र जी, तो उनसे भी बोलने जाऊंगा भूपेंद्र भाई से कि इस पर भी काम चालू किया जाए। फडणवीस जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र में भी इस पर काम करें, क्योंकि ये बहुत अद्भुत चीज़ है। ये खुद मैंने लोगों से बात करके अनुभव किया, रिसर्च के बाद मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र भाई पटेल जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को भी, कि ये बहुत बढ़िया काम है। अब मैं आता हूँ
आपकी दूसरे पड़ाव की ओर तरफ, जब 2014 में सर्वे किया गया था हरियाणा में कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए हरियाणा का स्टेट इलेक्शन में, तो आपका नाम बहुत तेजी से ऊपर आया। तो फिर पता नहीं क्या कारण हुआ कि आप उस समय इलेक्शन नहीं लड़े। आपको ये बात पता थी कि आपका नाम आया था सर्वे में कहीं? देखिए ग्यासी जी, वास्तव में मैं बताता हूँ, मैं गुरुकुल में बच्चों के पढ़ाने लिखाने उनकी व्यवस्था इसी में उलझा रहता था जी बाकी मैं गो नस्ल बनाने की दिशा जी। में, और मेरा था कि मेरे पास जो बच्चे आए वो इतने बढ़िया राष्ट्रभक्त, समाज में उपयोगी नागरिक बन के जाए। जी और बाकी जो समय बचता था तो मैं गांव में भी जाता था, जी और गांव में भी यही प्रचार जो हमारे वैदिक प्रचार करते हैं ये काम सब मैं करता था। जी और इससे क्योंकि 22 साल में लोगों से दान भी लेके आता रहा तो मेरा परिचय बहुत बढ़ गया था। लेकिन मेरे मन में कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी पैदा हुई हो कि मैं चुनाव लड़ूं, ये करूं, ना मेरे पास धन था, ना मेरी इच्छा थी, न मैं कभी किसी पार्टी का मेंबर बना, न मैं किसी पार्टी के मंच पे गया। मैं अपने काम पे लगा रहता था। जी। ये मेरा। पर लोग आपको जब चाहने लगे, जब आपको लोग मानने लगे, जैसे मैं गुजरात के लोगों से जब बात करता हूँ, लोग, मैं कहता हूँ ना, किसी बच्चे से मैंने जाके कच्छ गया पीछे में, खुद मैंने महसूस किया। मैंने किसी से पूछा कि गुजरात के राज्यपाल कौन है, वो बोलते हैं महामहिम आचार्य देवव्रत जी। 12 साल का बच्चा, मैं कहता हूँ कि उसको आपका नाम पता है, राज्यपाल का नाम अमूमन लोगों को पता नहीं होता। आई थिंक आपने ये जो बदलाव लाया है खासकर गुजरात में, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है गुजरात, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ आपके बात, कि 12 साल के बच्चे को भी अगर राज्यपाल का नाम पता है, आपके कामों के द्वारा पता है। जब 2015 12 अगस्त को आप यमुनानगर से लड़कियों के कॉलेज से व्याख्यान दे के वापस आ रहे थे, तब आपने टीवी देखी कि देवव्रत, आचार्य देवव्रत को गवर्नर बना दिया गया हिमाचल का। तो आपने वाइफ को कहा, अपने पत्नी को, कि ये किसी और मेरे नाम वाला गवर्नर बन गया है। आपको विश्वास भी नहीं हुआ कि मैं गवर्नर बन गया हूँ। ये सच्चाई है। मतलब आश्चर्य मैं मानता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ, राष्ट्रपति जी का, शीर्षस्थ नेतृत्व का। जी। मैं सत्य बोलता हूँ कि मैं कभी भी प्रधानमंत्री जी से मिला नहीं, मेरी कोई बैकग्राउंड राजनीति की रही नहीं, लेकिन इतना महान चिंतन सोच उन लोगों की, और मेरे जैसे एक नहीं, हजारों ऐसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं, इंटीरियर में जो काम करते कोई जानता नहीं था, उनको ढूंढ ढूंढ के पद्मश्री दिया जा रहा। मेरे जैसे आदमी को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, घर से उठा के इतना बड़ा मेरे को प्लेटफार्म दिया है, हम उनके ऋणी हैं, और अद्भुत अवसर उन्होंने काम करने का मेरे को दिया। वो कहते हैं कि ना, मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि जो विकसित भारत का वो सपना लेके चले हैं, वो कहते हैं कि विकसित भारत के सपने में सिर्फ नेता मंत्री नहीं चलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं चलेंगे, हम समाज के उन लोगों को भी जोड़ेंगे जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। आई थिंक वो कहते हैं टैलेंट पहचानने की जो कला नरेंद्र मोदी जी में है और अमित शाह जी में है, और आई थिंक उनका आशीर्वाद आचार्य जी को भी प्राप्त है, उनके साथ काम करते हैं क्लोजली, उनकी विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप हिमाचल के गवर्नर बन के जब आप गए, आपने एक बहुत नोटेबल काम किया। 2 काम है जो मेरे संज्ञान में आया जब रिसर्च के दौरान। पहला है कि जो 2 पार्टियां आपस में लड़ती थी, 2 मुख्य पार्टियां वहाँ की, बीजेपी और कांग्रेस, उनका सुलह आपने करा दी ताकि राज्य का विकास हो। छोटा सा राज्य, आपने ये किस तरीके से किया कि 2 जो बड़े नेता हैं उनको एक मंच पे लेके आ गए आप, एक तरीके से ले गया आप। एक समय ऐसा आया कि बजट सेशन में आपके भाषण को बॉयकॉट भी कोई नहीं करता था ना, आज यहाँ पे गुजरात में होता है, बड़ा रिले होता है। ये कैसे कर पाएंगे आप दोनों पार्टियों को एक मंच पे ले आए? क्योंकि आपका मानना ये था कि आप राज्य के संरक्षक हैं, राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब 2 नेता साथ में आएंगे। तो वो कैसे कर पाए आप? ग्यासी जी, वो बड़ा गंभीर विषय था जी। वहाँ मेरे एडवाइजर थे डॉक्टर शशिकांत जी। वो उन दोनों परिवारों से काफी उनका तालमेल था जी। और मैं देखता था मुकदमेबाजी, आए दिन अखबारबाजी, उससे लोगों पे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता था जी।
मैंने देखा, देखो राजनीति में दो पार्टी है, जी। लोकतंत्र की ये परंपरा जी, है, वो जी। चले, लेकिन इस कदर ना जाए कि ये आए दिन मुकदमे चलें, वैमनस्यता आए, जी। दुर्भावना बने, पीढ़ियों तक ये जाए। जी। तो ऐसी अवस्था में मैंने डॉक्टर शशिकांत का सहयोग लेकर दोनों से संपर्क किया, जी। और जो ये यज्ञशाला मैंने बनाई, जी। तो मैंने उचित समय पा करके दोनों को ही उसका यजमान बना दिया। दोनों मतलब वीरभद्र सिंह जी और वीरभद्र धूमल जी, जी। धूमल साहब, जी, और जी। दोनों कांग्रेस और बीजेपी के दोनों सपत्नी आए। जी। और वहां पर मैंने जितने राजनेता थे पक्ष विपक्ष के, उनको भी आमंत्रित किया। बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा जी। वहाँ, हवन खुद मैंने कराया। बोलते थे गुरु अगर चाह ले जो काम करना है, तो गुरु अगर चाह ले तो वो काम सब हो सकता है, वो आपने करके दिया। दूसरा बड़ा काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, हालांकि मैं आपको सालों से जानता हूँ, और डॉक्टर शशिकांत शर्मा का जो नाम लिया वो अभी हमारे भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर भी हैं और मेरे बहुत परम मित्र हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। बट जो पीएचडी के स्टूडेंट्स थे वहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, आपने मैंडेटरी कर दिया कि 5 किसानों से जाके आपको बात करना है, डिस्कस करना है, जो पहले कुछ भी करके लेके आ जाते थे। तो ये काम क्या पूरे भारत भर में लागू हो चुका है अब? क्योंकि ये जो रिसर्च करते हैं सरकार के लिए कर रहे होते हैं, अगर सरकार के काम के लिए रिसर्च नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्या ये चीज़ हर जगह लागू हो चुकी है आचार्य जी? हर जगह का तो मेरे को जानकारी नहीं ग्यासी जी, लेकिन उन दिनों जब पीएचडी करते थे तो मैंने एक दो युवा से पूछा, आपको पीएचडी आपने एग्रीकल्चर पे जी। किया? जी। खेती के बारे में मैंने पूछा, आप खेत में गए, आपने ये किया? कि जी ना। मैं कही तो फिर आपने कागजों में पीएचडी कर ली। जी। और दुर्भाग्य यही है कि जब तक प्रैक्टिकल हम किसान से नहीं जुड़ेंगे तो नहीं होगा, और जो रिसर्च आपने किया है खेत में वो नहीं जाएगी, तो हमारा आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल सही। उस समय मैंने निर्णय लिया कि आप 10 मैंने किसान जोड़े। मैंने कहा जो पीएचडी करेगा 10 किसान पड़ोसी गांव के अलग अलग उनके साथ जोड़ो, वो किसान के खेत में जाएगा, उसके साथ सहयोग करेगा। जब किसान कहेगा इसको खेती आती तो पीएचडी की डिग्री देना। तो गुजरात में लागू हुआ है? वहां तो मैंने किया। अच्छा, गुजरात में अभी लागू नहीं हुआ? अभी यहाँ तो मैं नहीं अभी किया, लेकिन यहाँ तो मैं पूरे गुजरात में आप ही ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके लिए, तो आपको यहाँ तो क्या है, आई थिंक वो चल ही रहा है। आपके आइडियाज बड़े ओरिजिनल होते हैं। 2019 में जब आप गुजरात आए गवर्नर बन के, आप बहुत बड़े जमींदार हैं, 400 एकड़, मेरे को 5 एकड़ लैंड है, केवल 5। थोड़े शुरुआत करी। हाँ, और आपको जो नुकसान हो वो भरपाई मैं करूँगा। गुजराती धंधे की बात समझता है, प्रॉफिट की बात समझता है। राज्य का गवर्नर स्कूल में जाके सोता है, सवेरे दूध निकालता है, और जब रात को मैं जनसभा करता हूँ, बच्चे बूढ़े जवान लोग कहते हैं आज हमारे गांव में शादी से भी ज्यादा खुशी है। आप तो कोई राजनेता तो है, पर जब मैंने लोगों से बात करी गुजरात के, वो कहते हैं हमें भी प्राकृतिक सब्जियां और फल खाने हैं। तो आचार्य जी से ये पूछिएगा कि क्या मैं अहमदाबाद में या बड़ौदा में ऐसा कोई जगह है जहाँ के जाके मैं प्राकृतिक चीज़ें खरीद सकता हूँ? मंडियाँ बना दी हैं और जगह ऐसी तलाश ली जहाँ लोग आके अपना ले जाते। महाराष्ट्र के गवर्नर जब आपका अनाउंस हुआ, उससे पहले न्यूज़ में बड़ी तेज चर्चा थी कि उपराष्ट्रपति का नाम आचार्य देवव्रत जी का आ रहा है, लेकिन आप अपने आहार से 10% ऑयल कट डाउन करें, इसके पीछे का तात्पर्य क्या था आपके हिसाब से? चीनी, इसको तो महात्मा गांधी जी व्हाइट पॉइजन बोलते। यस यस यस। धन्यवाद आपका बहुत समय देने के लिए। ग्यासी जी। बट मैंने आपके आइडियाज़ बड़े ओरिजिनल होते हैं हमेशा, जितने भी आइडियाज़ मैंने आपके देखे हैं बड़े प्रैक्टिकल, धरातल, क्योंकि आप धरातल के व्यक्ति हैं। वो कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है कि कहीं से आ गए, आपको पता है कि ग्राउंड में किस तरीके से काम होना है और लोगों से कैसे कनेक्ट होना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आचार्य जी कि 2019 में जब आप गुजरात आए गवर्नर बन के, तो आई थिंक आप गुजरात के ऑन रिकॉर्ड सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं अभी आप। तो गुजरात कहते हैं कि ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पे इतने दिन रह पाना, अगर मैं हिंदी में कहूँ इतने दिन बैटिंग कर पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। आप 6 साल से गुजरात के गवर्नर हैं और अभी अभी आप महाराष्ट्र के भी गवर्नर घोषित किए गए हैं। मैंने एक मंच से कहा था कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आचार्य जी को पूरे राज्यों का गवर्नर बना दें तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं इस तरीके के काम है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो मैं प्राकृतिक खेती के बारे में अब इनको लेके आऊँगा,
प्राकृतिक खेती के बारे में मैं जब बात कर रहा था, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। हरीश भाई ठक्कर हैं कच्छ के, भुज के। उनके पास, पूरी फैमिली के पास 1100 एकड़ ज़मीन है। उनके पास खुद के पास 400 एकड़ ज़मीन है। जब मैंने उनसे बात करी कि आप प्राकृतिक खेती में आए कैसे, क्या कारण था, तो उनका जवाब था, बड़ा आश्चर्यजनक जवाब था मुझे। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा महापुरुष हमको लेके आया प्राकृतिक खेती की तरफ, जिनका दोबारा पुनर्जन्म हमारे लिए वरदान है। उनकी लाइन थी, उनका दोबारा पुनर्जन्म हमारे सबके लिए वरदान है, सारे गुजरात के किसानों के लिए वरदान है। ये एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। और साथ में ये भी बताया कि प्राकृतिक खेती से उनका जो आज की डेट में पर एकड़ का जो पैसा आमदनी था, लगभग 10 से 20% बच गई। जो लगाने का खर्चा था वो लगभग 20 से 30% कम हो गया। और आज वो पूरे 400 एकड़ में अलग अलग तरीके के 70 प्रकार के फल, फ्रूट, सब्जी लगा रहे हैं, जो विदेशों तक भी जा रहे हैं। पर ये जब ऐसी केस स्टडी आप सुनते हैं, हरीश भाई ठक्कर, वो आपसे ऐसे इंस्पायर लगे। मैं उनसे 10 मिनट बात किया, उनके साथ मेरी चर्चा 1.5 घंटा चली फोन पे। मुझे भी इतना मजा आया उनके साथ बात करके कि जब वो प्राकृतिक खेती की बात करे तो उनकी आवाज में खनक थी। तो ये आपका लोगों के प्रति जो प्यार है, हरीश भाई ठक्कर जैसे आदमी को आपने कैसे प्राकृतिक खेती की तरफ लाया, आप ये प्लीज बताएं लोगों को। यासी जी, मैं भुज गया और मैंने वहाँ पूछा एसपी साहब से, डीडीओ से, कि यहाँ कोई अच्छा किसान मेरे को बताओ जिससे मैं थोड़ा प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ाऊँ। तो उन्होंने हरीश भाई ठक्कर का नाम लिया और वो मेरे को वहाँ ले गए। जब मैं उनके खेत में गया तो ट्रक उतर रहे, उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, और खेतों में चारों तरफ पेस्टिसाइड के छिड़काव चल रहे। नाक पे रुमाल रखना पड़ा, इतना प्रदूषण वहाँ पे था। तो मैंने इनको बुलाया, इनके कर्मचारियों को बुलाया। मैंने कहा, भाई आप ये जो खेती कर रहे हैं, इससे तो लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, धरती का बंजर हो रही है, पानी दूषित है, हवा दूषित। तो साहब क्या करें? मैं कहा प्राकृतिक खेती करो। कि वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरा तो नुकसान हो जाएगा उससे। मैं कहा नहीं होगा। कि जी बिल्कुल साहब, आप हमारे घर पे आए, हम आपका बहुत आदर करते हैं, हमारा सौभाग्य है गवर्नर यहाँ आए, लेकिन मैं वो करूँगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा और मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मतलब उनको पता नहीं था प्राकृतिक खेती क्या है। वो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती सोचे हुए थे। लेकिन मैंने उनके लोगों को, उनको बैठा के प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। फिर मैंने दूसरा कहा, मैं कहा आप एक काम करो भाई, आप बहुत बड़े जमींदार हैं, 400 एकड़, मेरे को 5 एकड़ लैंड दे दो, केवल 5। थोड़े शुरुआत करिए। हाँ, और आपको जो नुकसान हो वो भरपाई मैं करूँगा, जैसे मैं कहूँ वैसे आप करो। गुजराती धंधे की बात समझता है, प्रॉफिट की बात समझता है। एकदम वो कहने लगे, जी इसमें मेरे को दिक्कत नहीं होगी, मैं कर लेता हूँ। डीएनए आपने पकड़ लिया गुजरातियों का। तो उन्होंने एकदम कहा मैं कर लेता हूँ जी। और उन्होंने वो करना शुरू किया। ग्यासी जी उनको मजा आ गया जी। और इतना मजा आया कि एक ही साल में उस आदमी ने, उसको मैं बधाई देता हूँ कि एक ही साल में उसने इतना चेंज किया। जी। उन्होंने खुद कहा मेरा 1 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी 1 साल में बच गया, जो जहर में खेत में डालता था। जी। और अब उनके फलों की डिमांड बढ़ गई, उनकी आयु बढ़ गई और लोगों में वो चारों तरफ पॉपुलर हो गए। खेती में अलसिया, केचुआ आ गया, धरती दोबारा जवान हो गई, सॉफ्ट हो गई धरती, पत्थर नहीं हुई, पत्थर नहीं, सॉफ्ट हो गई। तो ऐसे एक किसान नहीं, हरीश भाई जैसे हजारों हैं, हजारों किसान गुजरात में जिन्होंने मॉडल फार्म बना दिए। जी। तो उनकी एक ऐसी टीम है जी। कि जिनकी आमदनी भी नहीं घटी जी। और जो ईमानदारी से, उन्होंने तो खेत में गौशाला बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर उनका फार्म देखने वाला। ये तो मस्क मेलन भी उगा रहे हैं, वो बता रहे थे कि जापान का जो बहुत फेमस मस्क मेलन है, जो 200-400 रुपए किलो में मिलता था, वो उगाने लग गए। और आदरणीय स्ट्रॉबेरी उसके खेत में, स्ट्रॉबेरी में तो मोदी जी ने भी ये इसका उल्लेख किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि कच्छ का जो फ्रूट और सब्जियां होती है वो नंबर 1 है गुजरात के। कमलम है, जो गुजरात के, केला है, अंगूर है जी, वो क्या नाम, अनार, बहुत फल पैदा करते, तो विदेशों में भी जाता। तो आपको ना थैंक यू बोलते हुए रुकते नहीं हो कि हम रेडी नहीं थे और आचार्य जी ने
ऐसे 10 लाख किसानों को आपने इसमें जोड़ दिया। जब आपने शुरुआत करी आचार्य जी गुजरात में आके, खासकर हिमाचल में तो आप कर रहे थे जी already, जी तो गुजरात के लोग बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होते किसी चीज़ को लेके, क्योंकि मेरा भी अनुभव पर्सनल भी है, क्योंकि मैं खुद भी रहता हूँ गुजरात में। इनको कन्विंस करना, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे उनको, तब तक कन्विंस नहीं होते। तो आप गुजरातियों को जब आप कन्विंस करने गए किसानों को, कि बिकॉज दे अंडरस्टैंड बिजनेस ओनली, उनको बिजनेस के अलावा कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आपने कन्विंस किया। इतनी बड़ी संख्या 10 लाख किसान आपने जोड़ दिया इसके साथ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? और दूसरा क्वेश्चन साथ में इसके मैं फॉलोअप, आप चाहें तो इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। आज की डेट में आप 11 गांव में गुजरात में जा चुके हैं, वहीं पे जाते हैं, 24 घंटे की दिनचर्या होती है, क्योंकि आपको लगा मैं सिर्फ स्पीच दे के आ जाऊंगा तो काम होगा नहीं, अब तो मेरे को उनके बीच में जाके रहना पड़ेगा, वहीं जाके समझाना पड़ेगा। पर एक राज्य का गवर्नर स्कूल में जाके सोता है, सुबह दूध निकालता है, वो खाना वहीं के खाता है, दलितों के घर जाके किसानों के बारे में बात करता है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आप क्या, 2 सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए इत्मीनान से कि कैसे जोड़ा आपने 10 लाख किसानों को, और ये जो जा रहे हैं आप 11 गाँवों में डेली, वो कैसे कर पा रहे हैं आप? क्या रीजन है इसके पीछे? यासी जी, जिन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, गांव में रात्रि विश्राम, जी, गांव से सीधा जुड़ना। तो उनका भाव जो रहा है, उनको मैं आदर्श के रूप में मानता हूं इस क्षेत्र में। जी, तो मेरे मन में आया कि मैं इतना, कोई जिला मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैं नहीं गया हूँ, बड़े बड़े सम्मेलन भी किए, लेकिन वही जो आपने कहा कि जब तक मैं गांव के लोगों से डायरेक्ट परिवार की तरह नहीं जुड़ूंगा तो अपनापन नहीं आता। और गांधी जी का जो यहाँ गुजरात विद्यापीठ है, प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने मेरे को वहाँ की भी जिम्मेवारी दे दी, तो चांसलर होने के नाते, तो गांधी जी को मैंने अलग से खूब पढ़ा जी। तो गांधी जी की ताकत जो थी वो गांव थे, यस, और लोगों के बीच में था। उन्हीं का पहनना, वैसा खाना, लोगों में घुल मिल जाना जी। तो उनका वो विचार, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीवन में आगे चलने का तरीका जी, लोगों से जुड़ाव, मेहनत, परिश्रम, कठोर परिश्रम, तो मैंने उस सोच को लेके रास्ता चुना। जी, और आश्चर्य है, मैं अनुभव करता हूं कि मैं लेट हो गया जी। ये काम मैं 2 साल पहले आ जाता दिमाग में तो अब तक मैं बहुत काम कर चुका होता जी। लेकिन अब भी जो लिया तो इसमें बहुत मेरे को सफलता। मैं आज भी जैसे गांव में जाऊंगा, जाते ही प्रधानमंत्री जी का मिशन स्वच्छता अभियान करता हूँ, एक पेड़ माँ के नाम वो अभियान चलाता हूँ, रात को किसी अनुसूचित जाति परिवार में भोजन करता हूँ जी। और वहाँ जो मैं अपनापन देखता हूँ, लोगों के आंखों से आंसू, कितना प्यार, लोग कहते हैं हम स्वप्न देख रहे हैं या वास्तव में आ पाए, तो वो मोहल्ले का मोहल्ला जुड़ जाता है जी। और जब रात को मैं जनसभा करता हूँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, लोग कहते हैं आज हमारे गांव में शादी से भी ज्यादा खुशी है इतनी इंतजार होती है। फिर पूरा दिन हम सरकारी लोगों का शिविर लगाते हैं, वहाँ स्वास्थ्य की भी भारत सरकार की जो लोगों के लिए दिए हुए सुविधाएं हैं उनका प्रचार, प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार, तो लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है सीधा। बट मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि आप तो कोई राजनेता तो है नहीं, ठीक है, आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे जिसका काम संरक्षण है। जब आप ये गांव में जाते हैं तो राजनेताओं को तो प्रॉब्लम होती होगी आपसे कि ये कैसे जा रहे हैं ये काम तो हमारा है। ये तो नहीं, मेरे को यहाँ तो लोग मेरे साथ भी आते हैं जी और उनको बड़ा अच्छा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेंद्र भाई तो बहुत हर्ष संघवी जी, दूसरे एमएलए मंत्री बहुत प्यार मेरे से करते हैं और बड़ा प्यार। बट डायनेमिक टीम है यहाँ पे, भूपेंद्र भाई, हर्ष भाई सबसे यंग आ गया, अभी डिप्टी सीएम बन गए। भूपेंद्र भाई पटेल तो कोई भी विषय हो अपना, उसमें भी प्राकृतिक खेती को प्रमोट करते हैं। मैंने देखा है उनसे बात करते समय, अद्भुत उनका प्रेम। और वो क्या बोलते हैं कि इसके बिना रास्ता ही नहीं है आगे नहीं बढ़ सकते। इतना उनका प्राकृतिक खेती के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद मैंने इस मिशन में, माननीय अमित शाह जी का बहुत मैं
इस जी। पूरे क्षेत्र में आपको उनका इस पे समर्पण। आशीर्वाद शिष्ट नेतृत्व का भी है। लोकल जो भी राजनेता हैं, भूपेंद्र भाई पटेल हो गए गुजरात के हमारे मंत्री जी, सिंह, जी। वो भी एक अपने आप में बहुत सिंपल पर्सनालिटी हाँ, है। बहुत बाजू से निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री जा बहुत रहा है। भले लोग हैं मैंने करीब से देखे, हर्ष भाई अभी देखिए डिप्टी सीएम है, सबसे यंगेस्ट 40 साल के हैं। आपको अच्छे से फॉलो करते हैं, मैंने देखा आप जो करते बहुत हैं अच्छे लोग उस हैं चीज़ में चल रहे होते हैं। बट मेरे को एक चीज़ सिंपल है, एक सवाल आया आपके लिए। सवाल ये है कि आचार्य जी प्राकृतिक खेती की तरफ तो ये भीष्म पितामह कहलाते हैं, और हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा कि प्राकृतिक खेती किसानी को आगे ले जाने में जो आपने तप किया है वो तप कभी भूला नहीं जा सकता। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं होता है, इतिहास आप डेली पढ़ते हैं। आप इतिहास लिखने के साथ साथ व्यवस्था को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का दृष्टिकोण चेंज कर रहे हैं, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ। बट एक छोटा सा आपके प्रति एक रिक्वेस्ट आया है मेरे को लोगों का, जब मैंने लोगों से बात करी गुजरात के, वो कहते हैं हमें भी प्राकृतिक सब्जियां और फल खाने हैं। जी। तो आचार्य जी से ये पूछिएगा कि क्या मैं अहमदाबाद में या बड़ौदा में ऐसा कोई जगह है जहाँ के जाके मैं प्राकृतिक चीज़ें खरीद सकता हूँ, और दूसरा मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि ये सब्जी या फ्रूट जो मैं खा रहा हूँ प्राकृतिक है कि नहीं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। आप बहुत अच्छा सवाल है, लोगों का भी सवाल ठीक है। यासी जी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सीधे डीएम डीडीओ महोदय से बातचीत करते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, सब जगह हमने एक तरीका अपनाया कि तालुका लेवल से लेके और जिला स्तर पे हमारे ऐसे केंद्र स्थापित हो गए हैं और बन भी चुके हैं जी। सूरत में, जूनागढ़ में, राजकोट में, कोई अपने अहमदाबाद में भी जी। और अब और बढ़ाने की तैयारी, एक विभाग ही हम ऐसा बना रहे हैं। एफपीओ सेंटर की बात करें आप, फार्मर एफपीओ नहीं, कि ये जो किसान आके हाट बना दी जी, हैं, मंडियां बना दी हैं, और जगह ऐसी तलाश ली जहाँ लोग आके अपना ले जाते हैं। 2 दिन फिक्स कर दिए हैं, जी जी जी, रविवार को और गुरुवार को वो आते हैं और बेच के 2 घंटे में चले जाते हैं। और अब तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इनके सर्टिफिकेशन की ओर भी बढ़ रही है जी, ये इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को विश्वास हो कि ये वही है, प्राकृतिक खा रहे हैं। दूसरा, हमारे जो जितने भी हाट बने हैं, हमारे प्राकृतिक खेती वाले किसान ही रासायनिक वालों को नहीं आने देते वहाँ। और वहाँ वो कहते हैं हमारी प्रामाणिकता रहनी चाहिए, लोगों में विश्वास बना होना चाहिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो किसान के खेत से लेके आ जाते हैं। और मैंने एक नारा दिया, आपको खुशी होगी, अब मैं लोगों को कहता हूँ कि आप फैमिली डॉक्टर मत चुनो, फैमिली प्राकृतिक खेडूत चुनो। वाह, फैमिली प्राकृतिक खेडूत चुनो, किसान चुनो। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप आहार ही अच्छा खाएंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपने $1 बिलियन आज हमारे दर्शकों को बात कह दी। मैं अब जाते जाते आपसे 2-3 सवाल और लेता हूँ, उसके पहले हम समाप्त करें इस इंटरेक्शन को। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी टीम भी आपके साथ मानसा जाएगी। हम कवर करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आचार्य जी कैसे जाके किसानों से रात में 24 घंटा जब आप रहते हैं उसको किस तरीके से आप जी रहे हैं। बट जब आप महाराष्ट्र के गवर्नर, जब आपका अनाउंस हुआ, उससे पहले एक न्यूज़ में बड़ी तेज चर्चा थी कि उपराष्ट्रपति का नाम आचार्य देवव्रत जी का आ रहा है। तो आपने जब सुना और जब अनाउंसमेंट हुआ तो आपको क्या मनस्थिति रही? आपको ऐसा कभी एस्पिरेशन रही जीवन में? दूर दूर तक अपनी कोई मंशा नहीं, कोई इच्छा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया, इससे बढ़िया काम करने का तरीका ही नहीं है। पर लोग आपको राष्ट्रपति की तरफ देखना चाहते हैं। लोगों का, मैं जो आपको प्रेम करते हैं, मैं उनकी भावना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। भावना, लेकिन जी, मैं ये मानता हूँ कि मैं जितना काम यहाँ रह के कर पाता रहा जी, ये जो प्लेटफार्म, मेरे को काम की रुकावट नहीं, खूब काम करता हूँ। प्रदेश सरकार पूरी सहयोग करती है, माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी
इतना आशीर्वाद उनका है कि भाई ये प्राकृतिक खेती पर्यावरण को भी बचाएगी, स्वास्थ्य को भी बचाएगी, धरती को बचाएगी, पानी को बचाएगी, देसी गाय को बचाएगी। देश का 2-2.5 लाख करोड़ विदेश में हर साल जाता है, उससे देश को मुक्ति मिलेगी। तो इससे बढ़िया हवन यज्ञ दूसरा हो ही नहीं सकता। और इसमें मैं बहुत मजा आता मेरे को लोगों के बीच में जाके काम करने। जी, पर जितने भी रसायन बनाने वाली कंपनियां हैं, उर्वरक, DAP वगैरह, उन सब के लिए आई थिंक ये खतरे की घंटी बजना चालू हो जानी चाहिए आज से, क्योंकि आचार्य जी जैसे लोग, प्रधानमंत्री जैसे लोग इस पे मिशन के जैसे लगे हैं कि इसको किस तरीके से बढ़ाना है। जाते जाते मैं आचार्य जी से युवाओं के लिए 2-4 सवाल लेना चाहता हूँ ताकि लोग और इंस्पायर हो, क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है, जो आप जिस तरीके से फिट हैं इस उम्र में भी, अब मैंने देखा है कि आप घसिया लेके चले जाते हैं खेतों में, नहीं तो लोग बैठ भी नहीं पाते हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं इस उम्र में। तो मोदी जी ने एक नारा दिया कुछ दिनों पहले कि आप अपने आहार से 10% ऑयल कट डाउन करें। इसके पीछे का तात्पर्य क्या था आपके हिसाब से? उनका यही अभिप्राय है कि आजकल शारीरिक मेहनत व्यक्ति पे रही नहीं और खान पान ग्रिष्ट हो गया है जी। तो उसका पाचन ना होने से अनेक बीमारियां होती हैं। पहले के लोग खेतों में काम करते थे, पैदल चलना होता था, साइकिलिंग करते थे, साधन इतने नहीं थे जी। तो वो पचा लेते थे उनको जी। तो अब हम स्वाद में खा तो ज्यादा रहे हैं जी। और उसको शरीर का अंग नहीं बनाते। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में जी। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप कितना खाते हो ये महत्व की बात नहीं जी। आप खाए हुए को शरीर का अंग कितना बनाते हो ये महत्व की बात है। पर ये चीनी और नमक जो हम हर तरीके से खा रहे, तो नमक आपको क्या लग रहा है कि जो ज्यादा नमक खाया जाता है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि आपको 1 चम्मच से भी आधा चम्मच डेली नमक खाना है, हम उससे डबल नमक खा रहे हैं इंडियंस। तो नमक ज्यादा खाने से क्या बीमारी होती है आपके हिसाब से? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा में देखिए हमारी जो किडनी है वो दिन में 3 से 4 ग्राम ही नमक स्वीकार करती है। ये WHO भी कहता है इस चीज को, बिल्कुल जो आपने कहा। इससे ज्यादा खाए हुए नमक की ना तो शरीर को जरूरत है, उल्टा हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द, घुटनों की परेशानियां, ये ज्यादा नमक का ही दुष्परिणाम है। वो तो हड्डी को गलाने का काम करता है ज्यादा एकजुट से जी, बिल्कुल। वो कतई उपयोगी नहीं। चीनी, इसको तो महात्मा गांधी जी व्हाइट पॉइजन उस समय बोलते हैं। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी फूड वैल्यू इसकी नहीं है जो शरीर को बल दे। तो जो खाना भी है तो गुड़ है, शक्कर है, खांड, वहां तक जाए। चीनी जो है वो कैल्शियम को खा के फिर हजम, हड्डियां कमजोर करती हैं आपकी। नहीं, कैल्शियम है को खाती है फिर हजम होती है तो हड्डियों को वो कमजोर करेगी जी। तो उसका स्वास्थ्य पे बिल्कुल विपरीत ही असर, उसका कोई लाभ नहीं। जैसे यूरिया जमीन को खोखला बनाता है, ऐसे चीनी शरीर को बनाता है। आचार्य जी खाली समय में क्या करते हैं? भारतीय संगीत सुनना पसंद करते हैं? हरियाणवी रागनी सुनना पसंद करते हैं? क्या करते हैं? आपको संगीत का शौक है? दरअसल मेरे को जीवन में कभी गीत संगीत का ज्यादा सुनने का अवसर ही नहीं मिला। मैं तो सारी जिंदगी काम करता रहा, ये तो है, संघर्ष करता रहा, बस उसमें समय नहीं मेरे को ज्यादा। मैं हमने भी बहुत करीब से देखा आपको, और जब भी आपसे बात करी मैंने, जब भी इतने सालों में, आपने प्राकृतिक कृषि को लेके, प्राकृतिक किसानों को लेके आपने हमेशा एक मैसेज दे के भेजा हम सबको कि ये मैसेज आप समाज तक पहुँचाएं। आपसे बात करके बड़ा आनंद आया, आपने इतना समय दिया, आपने जीवन के बारे में बात करी। हमने गेम चेंजर्स विद MJ का जो शो करते हैं, जिसका नाम मनोज जिज्ञासी, मेरा खुद का शो है, आज हमने इसको चेंज मेकर विद MJ कहा, क्योंकि आप जो समाज में चेंज ला रहे हैं वो चेंज अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जिज्ञासी जी, आपने बड़े अच्छे सवाल किए और आपके चैनल का भी मैं आभारी हूँ जी, कि जो एक ऐसा मिशन जो राष्ट्र कल्याण के लिए चालू है, मानव कल्याण के लिए, प्राणी जगत के लिए है, उसमें आपका भी जो सहयोग है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज गेम चेंजर विद MJ में हम बात करने के लिए गांधीनगर आप पहुँचे। हमने एक उस महापुरुष की कहानी के बारे में बात करने की कोशिश करी कि जैसे वो आचार्य बन के गुरुकुल कुरुक्षेत्र की उन्होंने जो दशा और दिशा चेंज करी, आज वही काम वो प्राकृतिक कृषि की तरफ कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ कर रहे हैं। वो एक ही चीज़ चाहते हैं हम सबसे
कि आप जो भी खाएं अच्छा खाएं, स्वस्थ होकर रहें, जीवन में अच्छी चीज़ों का पालन करें। ये अगर ये कन्वर्सेशन आपने आज पूरा देख लिया तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि आपका जीवन जरूर चेंज हो जाएगा। देखते रहिए गेम चेंजर विद एमजे। थैंक यू वेरी मच। समय के साथ डल हो जाता है, आदमी बूढ़ा होने लगता है। माशाल्लाह आप अभी भी जवान दिख रहे हैं। मोहित शर्मा, आप हैं जैम्स कैमरन, कपिल देव और मोहित शर्मा। आप आज शो में गेम चेंजर नहीं, आप चेंज मेकर हैं। अब हम शो का नाम आज चेंज मेकर करते हैं आपके लिए खासकर, क्योंकि आप जो समाज में चेंज ला रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। और आपकी जैसी कड़क और स्टार्च वाली धोती तो मैंने पहने देखी नहीं। तो इनमें जाएगा तो जल्दी सफेद होगा। बहुत बहुत बढ़िया। कई बार आश्चर्य करता हूँ ये हो कैसे गया। आप इंटरेस्ट टेस्ट चलाते हैं मेरे ख्याल से। कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, और ज्यादा जियोगे तो ज्यादा खाओगे। फैमिली प्राकृतिक खेडूत चुनो, किसान चुनो। किसान तो वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका बहुत समय देने के धन्यवाद लिए। जैसी जी।